जब दिल्ली की तरफ रवाना होने के लिए तैमूरलिंग के 90,000 मंगोल सिपाही समरकंद में जमा हुए तो एक जगह जमा होने की वजह से पूरे शहर में धूल ही धूल फैल गई थी। दिल्ली समरकंद के जुनूब मशरिक में वहां से तकरीबन 1000 मील दूर था। दिल्ली का रास्ता शायद दुनिया का सबसे मुश्किल रास्ता था, जो हिंदूकश की पहाड़ियों से गुजरता था, जिसके अर्द गिर्द ऐसे लोग रहते थे जिन्हें सिकंदर आजम भी झुकाने में कामयाब नहीं हुए थे। बहुत से दरिया, पथरीली सड़कें और बीच में सहरा थे, जिसकी वजह से दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता ज्यादा नाकाबिल रसाई था। अगर उन पर काबू पा भी लिया गया तो तैमूर की फौज को इन ताकतवर हाथियों का सामना करना पड़ेगा जो तैमूर और उसकी फौज ने पहले कभी नहीं देखे थे। तैमूर ने उनके बारे में कहानियां जरूर सुनी थीं कि वो हाथी न सिर्फ आनन फानन घरों को मिस्मार कर देते हैं और दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, बल्कि सामने की दीवार को भी रोंदते चले जाते हैं। हाथी के सूंड में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी सिपाही को लपेट कर नीचे जमीन पर दे मार सकता है और इसे पांव से कुचल सकता है। दूसरी तरफ इस वक्त दिल्ली की सियासी हालत अच्छी नहीं थी। साल 1338 में फिरोज शाह तुगलक की वफात के बाद पूरा हिंदुस्तान बंगाल, कश्मीर और दक्कन जैसे इलाकों में तकसीम हो गया था। मशहूर मुअर्रिख सर जॉर्ज डनबर अपनी किताब दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद 10 साल के अंदर दिल्ली पर एक के बाद दीगरे 5 बादशाहों, उनके पोते और उनके छोटे बेटे की हुकूमत रही। दिल्ली की अंदरूनी हालत यह थी कि वो एक तरह से किसी भी बैरूनी हमला आवर को हमले की दावत दे रही थी। समरकंद से निकलते ही चढ़ाई शुरू हो गई। तैमूर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो अपने 90,000 मंगोल सिपाहियों को दुनिया की छत पर, और वो भी दुगने घोड़ों के साथ, कैसे ले जाए। जस्टिन मरोजी अपनी किताब तैमूरलिंग स्वर्ड ऑफ इस्लाम कांकरर ऑफ द वर्ल्ड में लिखते हैं, तैमूर की फौज को मुख्तलिफ इलाकों से गुजरना पड़ा जहां का मौसम एक जैसा नहीं था। तैमूर से कम क़यादत की सलाहियत रखने वाले किसी भी शख्स की तबाही के लिए इतना ही काफी था। समरकंद और दिल्ली के दरमियान बर्फ से ढकी चट्टानों, झुलसते सहराओं और बंजर जमीनों का एक वसी इलाका था, जहां सिपाहियों के खाने के लिए एक दाना भी नहीं उगाया जा सकता था। तैमूर के सिपाहियों की पूरी रसद तकरीबन 1.5 लाख घोड़ों की पीठ पर ली जाई जा रही थी। आज इस मुहिम के तकरीबन 700 साल बाद भी इस इलाके से गुजरने वाले टैक्सी ड्राइवर बर्फानी दर्रों के खराब मौसम की शिकायत किए बगैर नहीं रहते। तैमूर के सिपाहियों ने कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन उन हालात में आगे बढ़ने का उनके पास कोई तजर्बा नहीं था। सड़क इतनी खतरनाक थी कि बहुत से घोड़े वहां फिसल कर जान से गए। एक वक्त आया जब तैमूर, जो कि बहुत सी लड़ाइयां जीत चुका था, इसे भी घोड़े की पुश्त से उतरकर एक आम सिपाही की तरह चलना पड़ा। दिल्ली और समरकंद के बीच काबुल पड़ता था और अगस्त तक तैमूर की फौज काबुल पहुंच चुकी थी। काबुल से आगे अक्टूबर में तैमूर दरियाए सुतलज पर रुका, जहां सारंग खान ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अमीर तैमूर उसको कुचलते हुए आगे निकल गया। दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में अमीर तैमूर ने अपना काम शुरू कर दिया था। चलते चलते इसने तकरीबन 1 लाख लोगों को कैद कर लिया। दिल्ली पहुंचकर तैमूर ने लोनी में अपना कैंप लगाया और दरियाए जमुना के करीब एक टीले पर खड़े होकर हालात का जायजा लिया। गो कि इस वक्त तक आपसी लड़ाई की वजह से दिल्ली की ताकत बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त भी 10,000 सवार, 25 से 40,000 सिपाही और 120 हाथी तैमूर की फौज का मुकाबला करने के लिए इसकी चारदीवारी के अंदर तैयार थे। इस वक्त दिल्ली पर सुल्तान मोहम्मद शाह की हुकूमत थी, लेकिन असल इंतजाम मालो खान के मातहत था। मालो खान तैमूर के मुकाबले की हिकमत अमली तैयार कर चुका था। अमीर तैमूर और सल्तनत दिल्ली के दरमियान तारीखी मार्का सजने वाला था, लेकिन इससे पहले एक अंदोहनाक वाकया पेश आया। दरअसल तैमूर का ख्याल था कि अगर मालो खान के सिपाहियों ने इस पर हमला किया तो उसके साथ आने वाले 1 लाख कैदी इसकी हौसला अफजाई करेंगे और उसकी हिमायत में उठ खड़े होंगे। तैमूर उन कैदियों की बगावत से इतना खौफजदा था कि इसने हर एक कैदी को एक ही जगह पर कत्ल करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि तैमूर के साथ आने वाले मजहबी उलमा पर भी ये फर्ज आयद किया गया कि वो उन कैदियों को अपने हाथों से कत्ल करे। सर डेविड प्राइस ने बाद में अपनी किताब मेमोरीज ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ मोहम्मदन हिस्ट्री में लिखा, इंसानियत की तारीख में इस तरह के जुल्म की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त तैमूर को एक और परेशानी भी सता रही थी, जिसे उन्होंने अपनी सवाने उम्री मलफूजात तैमूरी में लिखा है। तैमूर कहता है, मेरी सबसे बड़ी परेशानी हिंदुस्तान के ताकतवर हाथी थे। हमने उनके बारे में समरकंद में कहानियां सुनी थीं और हमने पहली झड़प में उनके कारनामे देखे थे। उनके चारों तरफ ज़रा बख्तर लगे होते थे और पीठ पर होदे में मशल फेंके वाले लोग तीर अंदाज और माउत बैठे रहते थे। अफवाहें थीं कि हाथी के बैरूनी दांतों में जहर है, जिसे वो लोगों के पेट में घुसा देते थे। उन पर तीरों और नेज़ों का कोई असर नहीं होता था। अब जरूरत इस बात की थी कि हिंदुस्तानी हाथियों से निपटने के लिए एक दुरुस्त मंसूबा बंदी की जाए।
तैमूर ने अपने सिपाहियों को अपने सामने एक गहरा गड्ढा खोदने का हुक्म दिया। उन गड्ढों के सामने बैलों को बांध कर खड़ा कर दिया जाता था। फिर ऊंटों को पीठ पर लकड़ियां और खुश्क घास लाद कर एक साथ बांध दिया गया। ये एक नई जंगी हिकमत अमली थी। जंग का आगाज होने वाला था। 17 दिसंबर साल 1398 ईस्वी को मालो खान और सुल्तान महमूद की फौज तैमूर लिंग की फौज से लड़ने के लिए दिल्ली दरवाजे से निकली और उसके साथ ही जंग के बगल बजने लगे। मालो खान ने हाथियों को दरमियान में रखा। उन पर मुसल्लह सिपाही सवार थे। दूसरी तरफ तैमूर एक ऊंचे टीले पर था जहां से वो लड़ाई का सारा मंजर देख सकता था। जंग शुरू होने से कुछ देर पहले तैमूर घोड़े से उतरा और जमीन पर सजदारेज होकर फतह की दुआ की। जंग शुरू हो चुकी थी। तैमूर के तीर अंदाजों ने मालो खान की फौज के दाएं बाजू पर तीर बरसाना शुरू किए। इसके जवाब में मालो खान ने तैमूर के दाएं तरफ के सिपाहियों पर बाईं जानिब से दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तैमूर के सिपाहियों ने मालो खान के पैदल दस्तों पर हमला करके उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया। फिर तैमूर ने देखा कि एक इलाके में हाथियों की वजह से इसके सिपाहियों में हलचल मची हुई है। उन हाथियों के लिए इसने पहले से मंसूबाबंदी कर रखी थी। अब इसे अमली जामा पहनाने का वक्त था। इसने अपने सिपाहियों से कहा कि वो ऊंटों की पीठ पर खुश्क घास और लकड़ियां रख दे। जैसे ही हाथी उनके सामने आए तो ऊंटों की पुश्त पर रखी घास और लकड़ियों को आग लगा दी गई। अचानक ऊंट हाथियों के सामने आ गए जिनकी पुश्त पर आग जल रही थी। हाथी खौफ के मारे अपने ही सिपाहियों की तरफ भागे और अपने ही सिपाहियों को कुचलने लगे। नतीजा ये हुआ कि मालो खान के सिपाही मारे जाने लगे। दरमियान में अफरा-तफरी मच गई। तारीखदान लिखते हैं कि अचानक हिंदुस्तानी फौजियों के सर मैदान जंग में दरख्तों से गिरे हुए नारियल की तरह नजर आने लगे। दाएं तरफ से तैमूर के सिपा सालार पीर मोहम्मद निमुल्लुखा की फौज का पीछा किया और दिल्ली की द्वारोहे तक भगाकर ही दम लिया। इसी दौरान तैमूर के 15 साला पोते खलील ने सिपाहियों के साथ एक हाथी पकड़ा और अपने दादा के सामने खड़ा कर दिया। जंग में शिद्दत आ चुकी थी। दिल्ली की काफी फौज अभी तक बहादुरी से लड़ रही थी। तैमूर ने अपने लश्कर की क़ियादत किरा खान को दी और खुद मैदान जंग में कूद पड़ा। इसके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुल्हाड़ी थी। तैमूर बाईं और दाएं हाथ में तलवार और कुल्हाड़ी चलाता हुआ चल रहा था। इसने 2 हाथियों की सूंड काट डाली। हाथी धड़ाम से दूर जा गिरे और उनके साथ उन पर सवार सिपाही भी मलियामेट हो गए। तैमूर लिखता है कि इसी दौरान शहर से बड़ी बड़ी मूंछों वाले हिंदू सिपाही हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करने के लिए निकले। मेरे दोनों हाथ इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि मैं अपनी ताकत और तेजी पर हैरान था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले सिपाही हमारे आगे ढेर होते जा रहे थे और हम आहिस्ता आहिस्ता शहर के दरवाजे के करीब पहुंच रहे थे। दिल्ली की फौज फना हो रही थी। उनका दिफा टूट चुका था। इनमें से अक्सर मारे जा चुके थे और बाकी कत्तर बुतर हैकर फरार हो रहे थे। खुद मालो खां और दिल्ली का सुल्तान भी फरार हो चुके थे। तैमूर की फतह लिखी जा रही थी। इसी दौरान तैमूर दोबारा घोड़े पर सवार हुए और मंजिल दिल्ली का तख्त थी। उनके हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और वो गिर गए। तैमूर ने अपनी सवाने उम्री में लिखा है कि मैंने मशल की रोशनी में अपने हाथ की तरफ हैरत से देखा तो पता चला कि ये मेरा अपना खून था जो लगाम के हाथ फिसलने से निकल रहा था और मेरे ही खून से मेरा हाथ भीग रहा था। मैंने अपने आप को और अपने तमाम लोगों की तरफ देखा। कपड़े खून में लथपथ थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे खून के तालाब से बाहर निकाला गया हो। मैंने अपने जिस्म को करीब से देखा तो मालूम हुआ कि मेरी दोनों कलाइयां जख्मी हैं और मेरी दोनों टांगों पर 5 जख्म आए हैं। तैमूर के जख्मी होने के बावजूद तैमूर के मंगोल सिपाही दिल्ली में दाखिल हो चुके थे। इसके एक दिन बाद तैमूर फातेह की तरह दिल्ली में दाखिल हुआ। तैमूर का दरबार उजलत में दिल्ली की दीवारों के अंदर खेमा लगाकर बनाया गया था। सुल्तान महमूद के दरबार के लोग और दिल्ली की अशराफिया के लोग उसके सामने से गुजरे। ये इस बात की अलामत थी कि तैमूर लिंग का दिल्ली पर मुकम्मल कंट्रोल था। एक एक करके तकरीबन 100 के करीब हाथी तैमूर के सामने लाए गए। उन्होंने दिल्ली के नए मालिक तैमूर के सामने घुटने टेके और सूंड उठाकर सलाम किया। तैमूर ने फैसला किया कि वो उन्हें तबरेज, शिराज, अर्जनजान और शेरवान के शहजादों को बतौर तोहफा भेजेगा। उन्होंने अपने साथ कासिद भी भेजे ताकि पूरे एशिया में यह खबर फैलाएं कि दिल्ली पर तैमूर का कब्जा हो गया है। जंग के खात्मे के बाद तैमूर ने इस चीज पर तवज्जो मरकूज की जिसके लिए इसने दिल्ली पर हमला किया था, यानी खजाना और दौलत। वो अंदाजा लगाने लगा कि दिल्ली का खजाना कितना बड़ा है और वो यहां से क्या ले जा सकता है। इसके सिपाही घर घर जाकर बताने लगे कि उन्हें कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी। कुछ सिपाहियों ने अपने साथियों के लिए शहर में गल्ला लूटना शुरू कर दिया। शरफुद्दीन अलीज़्द का ख्याल है कि इस वक्त तैमूर लिंग के 15,000 सिपाही दिल्ली की हुदूद में पहुंच चुके थे, बाकी बाहर ही रहे। फिर तैमूर के सिपाहियों और दिल्ली के लोगों के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ। मोहम्मद कासिम फरिश्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मोहम्मदन पावर उन इंडिया में लिखते हैं
जब हिंदुओं ने देखा कि उनकी औरतों की तौहीन की जा रही है और उनकी दौलत लूटी जा रही है तो उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। यही नहीं, वो अपनी बीवियों और बच्चों को कत्ल करके तैमूर के सिपाहियों पर टूट पड़े। इसके बाद वो दिल्ली में कत्ल आम देखने आया कि सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। तैमूर की पूरी मंगोल फौज दिल्ली में दाखिल हो गई। थोड़ी ही देर में दिल्ली वालों ने हथियार डाल दिए। मंगोलों ने दिल्ली वालों को पुरानी दिल्ली तक घेर दिया, जहां उन्होंने एक मस्जिद के अहाते में पनाह ली, लेकिन उन्हें वहां भी न छोड़ा गया। तैमूर के 500 सिपाहियों और 2 रईसों ने मस्जिद पर हमला किया और वहां पनाह लेने वाले हर एक को कत्ल कर दिया। उन्होंने उनके कटे हुए सरों का एक मीनार बना दिया और उनकी लाशों को गधों और कोवी के खाने के लिए छोड़ दिया गया। यह कत्ल आम मुसलसल 3 दिन तक जारी रहा। इंसानी सरों का यह मीनार बनाना मंगोलों की सफाकी की एक मिसाल बन गया। गासुद्दीन अली ने अपनी किताब डायरी ऑफ तिमोरिस कैंपेन उन इंडिया में इस वक्त के वाकयात पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि मंगोल सिपाही दिल्ली वालों पर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखे भेड़ियों का गौल भेड़ों किसी एक गिरोह पर टूट पड़ता है। इस तरह दिल्ली, जो अपनी दौलत, जवाहरात और इतरूहे के लिए मशहूर था, वो जलती हुई दोज़ख में तब्दील हो गया और उसके हर कोने से सड़ी हुई लाशों की बदबू आने लगी। तैमूर लिंग अपने साइबान में आराम कर रहा था। इसे दिल्ली में होने वाले कत्ल के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। तैमूर के सिपा सालार दिल्ली के लोगों पर जुल्म करके उन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके साथी तैमूर को इसकी इत्तला देने की हिम्मत न कर सके। लेकिन बाज़ मुअर्रिखीन को इस बात में शुबा है कि तैमूर को इस कत्ल आम की कोई खबर नहीं रही हो। तैमूर की फौज अपने नज़्म और ज़ब्त की वजह से मशहूर थी। वो ऊपर के हुक्म के बगैर इस किस्म की लूट मार और कत्ल आम नहीं कर सकती थी। उन्हें तैमूर का लूट मार का हुक्म मिला हो या ना मिला हो, लेकिन तैमूर के सिपाही दिल्ली की खुशहाली से हैरान थे। चारों तरफ सोना, चांदी, जेवरात, मोती, कीमती पत्थर, सके और कीमती कपड़े फैले हुए थे। उनसे बढ़कर यह था कि दिल्ली के आम शहरी थे जिनसे तैमूर के सिपाही अपनी मर्जी से काम करवाते थे। जब तैमूर के सिपाही वापस जाने के लिए दिल्ली से निकले तो हर सिपाही के पीछे औसतन 150 आम लोग चल रहे थे। तैमूर सिर्फ 2 हफ्ते दिल्ली में रहे। इस दौरान उन्होंने मकामी शहजादों की जानिब हथियार डालना और खराज पेश करना कबूल किया। वो दिल्ली के बहुत से दस्तकारी के फनकारों के हाथों में जंजीरें बांधकर समरकंद ले गया। जाने से पहले तैमूर लिंग ने खिज़र खान को मौजूदा पंजाब और बालाई सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया। उन्होंने जानबूझकर दिल्ली में कोई हुक्मरान मुकर्रर नहीं किया और वहां की हुक्मरानी के लिए जिंदा बच जाने वाले शहजादों के दरमियान कई साल तक जिदोजहद होती रही। तैमूर को हुकूमत करने में कभी दिलचस्पी नहीं थी। इसे बस रियासतों को फतह करने और मुखालफीन का खून बहाने का शौक था, और इसी वजह से उन्हें कई मुअर्रिखीन ने तनकीद का निशाना बनाया है। दिल्ली का लूटा हुआ खजाना लेकर तैमूर की फौज ने अपने मुल्क की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। उनके पास इतना सामान था कि वो एक दिन में सिर्फ 4 मील तक सफर कर पाते थे। वापसी के दौरान भी तैमूर को रास्ते में तकरीबन 20 छोटी छोटी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जहां भी मौका मिला उन्होंने मजीद लूट मार की। कश्मीर से गुजरते हुए तैमूर के हाथ में एक घोड़ा निकल आया। उनके दोनों हाथ पांव में छाले पड़ गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो घोड़े की पुश्त पर बैठने के काबिल भी ना रहे। उन्होंने एक घोड़े के बिछड़े की पुश्त पर बैठकर हिंदुकुश की पहाड़ियों का सफर किया। सारा रास्ता इस कदर घुमावदार था कि शाही अमले को एक दिन में 48 बार दरिया उबूर करना पड़ा। आखिरकार वो वापस पहुंच चुका था। समरकंद में दाखिल होने से पहले तैमूर ने अपने वालिद की कब्र पर सर झुका दिया। दूसरी तरफ समरकंद से 1000 मील दूर दिल्ली खंडात में तब्दील हो गया था। हिंदुस्तानी सलातीन की कई नस्लों की जमा करदा बेतहाशा दौलत चंद दिनों में उनके हाथ से जाती रही। यही नहीं बल्कि सल्तनत के गल्ले के जखीरे और खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गईं। दिल्ली मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। जो लोग वहां बच गए वो भूख से मरने लगे और तकरीबन 2 माह तक परिंदे भी दिल्ली की तरफ ना गए। और इस तरह मंगोल तो इंसानी सरों का मीनार बनाकर चले गए, मगर दिल्ली को इस तबाहाल हालत से निकलने में 100 साल लग गए।